नमस्कार साथियों, अकाउंटिंग फंडा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सौरभ शर्मा। और यहाँ पर हम सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया था। उसका आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो होगा कॉस्ट शीट। तो पिछले चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी हम सारी डिटेल्स कॉस्ट शीट से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज को मैं यहाँ पे डिटेल्ड में पहले सारी थ्योरी कवर करूंगा वीडियोस में। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के और जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो कॉस्ट शीट चैप्टर है इसका ये फर्स्ट क्लास होगी और फर्स्ट क्लास में हम इसकी सारी डिटेल्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी को आप नोट करेंगे और मैं उन थ्योरीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप थ्योरी को नोट कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके मैं सारी चीजों को आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, अगर वो उन्होंने नहीं देखा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियोस से आपको हेल्प हो रही है आपकी सीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। और किसी भी टॉपिक पे और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, मैं वहां से आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट शीट। तो आप हेडिंग लगा लेंगे चैप्टर नंबर 2, कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले ये थ्योरी आपके सामने आ रही है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और सारी थ्योरी को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, ये कॉस्ट शीट की थ्योरी है, इसको आप पॉज करके नोट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कॉस्ट शीट क्या होती है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक दो चीजें पहले देखेंगे। तो देखिए नाम से ही इसके पता लग रहा है, कॉस्ट शीट यानी ऐसी शीट जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए नाम क्या है इसका, कॉस्ट शीट। इसका मतलब कॉस्ट शीट, हम पहली बात तो ये होती क्या है, सबसे पहले इस चीज पे फोकस करते हैं। देखो कॉस्ट शीट क्या होती है, आपको ये चीज पता होगी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आता है वो कैसे आता है, रॉ मटेरियल फॉर्म में आता है। रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड में। यहाँ तक ठीक है, ये तो आपको पता होगा कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप पढ़ रहे हैं। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने पे जितनी जितनी कॉस्ट इनकर्ड होगी उन सब कॉस्ट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नोट करना, इसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट हम क्यों बनाते हैं, कॉस्ट शीट हम इसलिए बनाते हैं ताकि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक ले जा रहे हैं ना, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड कन्वर्ट करने में उस प्रोडक्ट को यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक बनाने में जितना जितना अमाउंट हमारे पास से इनकर्ड होता रहेगा उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड जाने में किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक जाने में जितनी लागत आएगी उसको बोलते हैं कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं शीट, जिसका नाम पड़ गया कॉस्ट शीट। ठीक है, अब मैं डिटेल में आपको इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बनती है, वो सब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपने ये थ्योरी को नोट कर लिया होगा। अब देखिए क्या करा है, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट which shows breakup and build up costs incurred from the stage of procurement of material up to the stage of sale of goods and final collection from customer। यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक बनने में जितना भी कॉस्ट लगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो हम एक शीट प्रिपेयर करते हैं उसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट। अब देखिए कॉस्ट शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि कितनी तरह की कॉस्ट हमारे पास आती है। यानी कि जब भी, अब देखिए सबसे पहले ये तो बात की बात है, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक एक करके आपको सारी स्लाइड सिखाता जाऊँ।
आप क्या करेंगे, सारी स्लाइड्स की जितनी भी थ्योरी है ना, एक एक करके आप वीडियो को पॉज करें और वहां पे रिकॉर्ड कर लें। तो ये एक स्लाइड है, वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर, फिर एक ये है, लेकिन आप रुकिए, अभी क्या करिए, सिर्फ इस वाली थ्योरी को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से आपको आगे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। अच्छा, अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे ये समझाना है, आप ध्यान से देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट को हमें बनाना होता है, यानी जब भी किसी प्रोडक्ट को हमें बनाना होता है ना, तो प्रोडक्ट को बनाते टाइम पे सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। अब देखिए, रॉ मटेरियल जैसे ही प्रोसेस होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनिश गुड में। लेकिन क्या खाली रॉ मटेरियल लेने से फिनिश गुड्स बन जाते हैं, नहीं। इसके बीच में तरह तरह की कॉस्ट हमारी क्या होती है, इनकर्ड होती है। कैसे, मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखो, रॉ मटेरियल, इसका एग्जांपल लेते हैं, हमें क्या बनानी है, शुगर बनानी है। शुगर किससे बनती है, शुगर केन से। तो अगर मैंने शुगर केन परचेज कर लिया तो क्या मेरी चीनी बन जाएगी, नहीं। शुगर केन तो रॉ मटेरियल हो गया। इस रॉ मटेरियल के लिए हमको प्रोसेस करने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी बाकी चीजों की। वो क्या होती है, एक तो आते हैं लेबर। लेबर क्यों, ये चीनी बनाने का काम कौन करते हैं, फैक्ट्री में बनती है। फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, लेबर। तो यानी कि खाली मेरे शुगर केन खरीदने से चीनी नहीं बनेगी। इसका मतलब शुगर केन की कॉस्ट तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लेबर। क्या फैक्ट्री के अंदर खाली लेबर हो काम चल जाएगा मेरा, नहीं। आप बोलोगे लेबर के साथ साथ मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ और एक्सपेंसेस हमें करने पड़ेंगे, जिसके करने के बाद ही ये शुगर केन किसमें कन्वर्ट होएगा, शुगर में। तो इस कॉस्ट शीट में हमें यही पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड जाने में। तो एक एक करके अब सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात उठती है कि टाइप ऑफ कॉस्ट, कितनी तरह की कॉस्ट हमारे सामने आती है। तो कॉस्ट में सबसे पहले, भाई किसी भी रॉ मटेरियल को अगर हमें फिनिश गुड बनाना है तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट इज द कमोडिटीज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी फिनिश गुड को बनाने के लिए जो कमोडिटी हम परचेज करते हैं उसी को रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब ये देखो, रॉ मटेरियल दो तरह की कॉस्ट होती है हमारे पास, एक तो डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब इसमें क्या फर्क है, देखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। ऐसी मटेरियल कॉस्ट जिसको आप करोगे तभी आपका प्रोडक्शन हो सकता है। अगर आप इस कॉस्ट को इनकर्ड नहीं करोगे, आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। क्या बोला मैंने, मैंने बोला ऐसी मटेरियल कॉस्ट जिसको आप इनकर्ड करोगे, मतलब आप इस मटेरियल कॉस्ट का खर्चा अगर करोगे तो आपका फिनिश गुड बनेगा। अगर ये आपने नहीं किया तो आपका फिनिश गुड नहीं बनेगा। एग्जांपल, शुगर बनानी है हमें, शुगर बनाने के लिए शुगर केन बहुत नेसेसरी प्रोडक्ट है ना। क्या गन्ने को परचेज किए बिना, शुगर केन को परचेज किए बिना क्या शुगर बन सकती है, आप बोलोगे नहीं। तो शुगर केन की जो मटेरियल कॉस्ट है वो कैसी मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी, डायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन का मेन पार्ट होता है। मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम उसको बोलेंगे जिसकी वजह से ही प्रोडक्शन होगा, यानी जो पूरे प्रोडक्शन का क्या होता है, मेन पार्ट होता है। जैसे शुगर बनाने के लिए शुगर केन क्या मेन पार्ट है, आप बोलोगे हाँ मेन पार्ट है। क्यों, क्योंकि शुगर केन को परचेज किए बिना हमारी शुगर नहीं बनेगी। तो शुगर केन परचेज की जो कॉस्ट होगी वो हमारी कैसी कॉस्ट हो जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उम्मीद है डायरेक्ट मटेरियल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगली। अगली क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसको बढ़ने से पहले देखिए, डायरेक्ट मटेरियल की थ्योरी लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इट इज द मटेरियल विच बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट of the finished good and which can be easily recognized in a manufactured good।
कहने का मतलब कि ऐसी कॉस्ट जो बहुत मेन पार्ट होता है किसी भी फिनिश गुड का, और जिसको हम इजीली फाइंड कर पाएंगे कि हाँ इसके बिना फिनिश गुड बनेगा या इसके बिना फिनिश गुड नहीं बनेगा। यहाँ तक ठीक है। तो जैसे शुगर का मैंने एग्जांपल दिया, शुगर बनाने के लिए शुगर केन हमारी क्या हो जाएगी, एक डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट मटेरियल की तरफ बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब देखिए ये क्या होता होगा, ऐसा मटेरियल ऐसा मटेरियल जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, लेकिन ये प्रोडक्शन को करने में हेल्प करता है। मतलब ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्शन में तो यूज होता है, लेकिन ये मेन पार्ट नहीं होता। कहने का मतलब कि ये जैसे डायरेक्ट मटेरियल क्या था कि जिसको करोगे तो आपका प्रोडक्शन होएगा, जिसको नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल होता है कि ये वो मटेरियल है जो प्रोडक्शन का मेन पार्ट नहीं होता, ये प्रोडक्शन करने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे हमारा एग्जांपल है शुगर। तो शुगर केन क्या है, हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि शुगर केन को खरीदे बिना हमारी शुगर नहीं बनेगी। अब बोलिए आप कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब शुगर बनती है ना, तो वो कभी भी वाइट नहीं होती है, उसको वाइट किया जाता है। वाइट कैसे करते हैं, मुझे जहाँ तक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से आई थिंक सो, मुझे लगता है कि शायद कैल्शियम का इस्तेमाल होता होगा उसको वाइट करने के लिए, या शायद सल्फर का यूज होता होगा। लेकिन दोनों में से कोई भी अगर यूज होता है उसको वाइट करने के लिए, तो वाइट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज हो रहा है उस चीनी को, क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है? नहीं, वो कैसा मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। क्यों? क्योंकि जब चीनी बनती है तो वो ब्राउन होती है, उसको व्हाइट करने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसी मटेरियल को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो जो व्हाइट करने के लिए मटेरियल यूज हो रहा है, क्या वो मेन पार्ट है शुगर का? क्या मेन पार्ट है वो? आप बोलोगे नहीं, मेन पार्ट तो क्या है, शुगर केन, जिसकी वजह से चीनी बनती है। अब आप बोलो, अगर मैं आपको फिर से बताता हूँ कैसे। अगर आपने शुगर केन परचेज नहीं किया तो क्या चीनी बनेगी? आपने वो व्हाइट करने वाला मटेरियल परचेज कर लिया और शुगर केन नहीं परचेज किया, तो क्या आपकी चीनी बनेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि शुगर केन कैसा है, डायरेक्ट मटेरियल है, इसको परचेज करेंगे तो ही हमारा प्रोडक्शन फर्दर आगे बढ़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इसको आप परचेज करो चाहे ना करो, आपका प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। बोलो क्यों? चीनी बनानी है, आपने ये व्हाइट जो चीनी सब्सटेंस से, जिस मटेरियल से चीनी व्हाइट होती है उसको परचेज नहीं किया, लेकिन आपने शुगर केन को परचेज कर लिया। अब शुगर केन आपका परचेज है, चीनी तो बन के तैयार होगी ब्राउन। अब क्योंकि चीनी तो बन गई ना, प्रोडक्शन तो आपको रुका नहीं। अब अगर आप ब्राउन जो चीनी बनी है, क्या वो डायरेक्टली मार्केट में सेल हो जाएगी? नहीं होगी। उसको बेचने के लिए, हेल्प करने के लिए एक मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं वो व्हाइट करने वाला मटेरियल। यानी कि वो जिससे वो चीनी व्हाइट होती है, वो मटेरियल कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। क्या उसने डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करी? नहीं, उसने इनडायरेक्ट वे में करा। मतलब कि चीनी बनने के बाद उसने हेल्प करी है प्रोडक्शन को फर्दर आगे बढ़ाने में। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। देखिए क्या लिखा है, द मटेरियल विच दो यूज इन प्रोडक्शन yet cannot be related to a particular job or product is called indirect material। सही है, तो मुझे लगता है ये दोनों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। सही है, इसके लिए क्या करेंगे, अब ना एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि मटेरियल, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मटेरियल कॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट का। तो एग्जांपल है, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट का। तो आप एग्जांपल को अपने कॉपी में नोट करेंगे। हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्शन साइट है, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट हो रही होगी, तो वहां पे क्या बन रहा होगा, बिल्डिंग बन रही होगी। तो मुझे बताओ, बिल्डिंग बनाने के लिए दो तरह की बिल्डिंग मान लेते हैं वहां पे, एक कंस्ट्रक्शन साइट में दो तरह की बिल्डिंग हमारी बन रही है। तो एक जो बिल्डिंग बन रही है इसका नाम है बिल्डिंग 1,
और ये जो बिल्डिंग 1 है ये बन रही है 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में, ये ठीक है। और एक है हमारे पास बिल्डिंग 2, ये है हमारे पास बिल्डिंग सेकंड, जो कि हमारी बन रही है 5,000 स्क्वायर फीट में, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं ये जो बिल्डिंग 1 बन रही है ना, ये बन रही है लकड़ियों की, तो यहाँ पे लिखते हैं मेड अप ऑफ वुड्स, ये ठीक है। और ये जो बिल्डिंग 2 बन रही है ये बन रही है मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो अब आप मुझे बताओ कि जो बिल्डिंग हमारी लकड़ियों से बन रही है, इस वाली बिल्डिंग के लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, वुड। और जो बिल्डिंग हमारी ईंटों से बन रही है, ब्रिक्स से बन रही है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, ये ब्रिक्स। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज कि जो ये दोनों बिल्डिंग्स हमारी बन रही हैं, इन दोनों में हमें सीमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। सीमेंट हमारा क्या हो रहा है, दोनों बिल्डिंग्स में यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिख लेंगे, सीमेंट is used cement is used in construction in construction of both buildings। ये एग्जांपल आप नोट करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसको मिटा के तब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। इस यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो और इसे नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। देखते हैं मटेरियल की क्या वो आ रही है कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ में यानी कितनी आ रही है, तो कौन कौन सा मटेरियल हमारा यूज हुआ, एक तो वुड यूज हुआ, तो मान लेते हैं वुड की कॉस्ट आ रही है हमारी 5 लाख रुपीज, ठीक है। दूसरा हमारा क्या यूज हुआ, ब्रिक्स। ब्रिक्स की कॉस्ट मान लेते हैं आ रही है ₹6 लाख, ये ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, इसके बाद फिर तीसरा जो हमारा एक्सपेंस आ रहा है, ये 1 ये 2, फिर हमारा सीमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। सीमेंट हो रहा है, मान लेते हैं ₹90,000 का हमारा क्या हो रहा है, सीमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये एग्जांपल है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या एक काम करते हैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग लिखो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1 एंड 2, कॉस्ट कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1 एंड 2। तो आपको ये कॉस्ट निकालनी है कि बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 बनाने की कितनी कॉस्ट आएगी। आपको एग्जांपल पूरा समझ आया, फिर से बताता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे दो तरह की बिल्डिंग बन रही है। एक का नाम है बिल्डिंग 1 जो कि 10,000 स्क्वायर फीट जिसका एरिया है, और एक है बिल्डिंग नंबर 2 जिसका 5,000 स्क्वायर फीट एरिया है। बिल्डिंग 1 हमारी वुड से बन रही है, बिल्डिंग 2 हमारी ब्रिक से बन रही है, और दोनों बिल्डिंग में क्या यूज हो रहा है, सीमेंट। सीमेंट की और बाकी वुड और ब्रिक्स की जो कॉस्ट है वो हमें देती है। हमें क्या निकालना है कि बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 की कॉस्ट कितनी आएगी बनाने में। यहाँ तक ठीक है। तो चलिए बस अब क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पे बनाता हूँ, चलो। तो कलर चेंज करता हूँ उसका, आई थिंक सो ये विजिबल होगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। और अब मुझे ये बताओ, बिल्डिंग बनाने में सबसे पहले क्या यूज हो रहा है, हमारा रॉ मटेरियल। अब बताओ कितने तरह का मटेरियल है यहाँ पे। हमारी मटेरियल की कॉस्ट कौन सी होती है, एक तो होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी जिसके बिना बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। तो मुझे यहाँ पे देख के बताओ, बिल्डिंग वन के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो बिल्डिंग 1 के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन होता है, यानी कि जिससे हमारी यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। तो देखो डायरेक्ट
जो बिल्डिंग 1 है वो किससे बन रही है, वुड्स, लकड़ियों से। तो ये बिल्डिंग 1 के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। इसकी कॉस्ट देखो कितनी है, 5 लाख, तो बस यहाँ पे लिखो 5 लाख। और बिल्डिंग 2 किससे बन रही है हमारी, ईंटों से, ब्रिक्स से, और ब्रिक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6 लाख। तो ये तो हो गई इनके लिए डायरेक्ट मटेरियल। क्यों, ऐसा कॉस्ट जिसके बिना प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ सकता और जो इजीली फाइंड हो जाती है। क्या हम यहाँ पे इजीली बता पा रहे हैं कि बिल्डिंग 1 किससे बनी हुई, आप बोलोगे वुड से, बिल्डिंग 2 किससे बनी हुई, ब्रिक से। यहाँ तक कोई डाउट, डाउट है तो आप क्या करोगे, कमेंट में बता दोगे। इसके बाद दूसरी कॉस्ट कौन सी अराइज होती है हमारी, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि ये मेन पार्ट नहीं होता, कि प्रोडक्शन करने में क्या करता है, हेल्प हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे जरा इस एग्जांपल में ध्यान से देख के बताओ कि इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बताओ, बिल्डिंग बनाने में हेल्प कौन सा मटेरियल कर रहा है, आप ये देखो, सीमेंट। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की खासियत ये होती है कि इसको डायरेक्टली, जैसे डायरेक्ट मटेरियल होता है, बड़े आराम से फाइंड हो जाता है। अब मुझे ये बताओ, सीमेंट डायरेक्ट मटेरियल है कि इनडायरेक्ट है, आप कहोगे इनडायरेक्ट है। क्यों, उसके दो रीजन है। पहला, एक तो ये मेन पार्ट नहीं है, ये हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन करने में। दूसरी चीज, सीमेंट की कॉस्ट क्या डायरेक्टली निकाल पाना यहाँ पे पॉसिबल है, क्या हम डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं कि बिल्डिंग 1 में कितना लगा, बिल्डिंग 2 में कितना लगा, ऐसे क्वेश्चन में कहीं पे गिवन है, नहीं। अब ध्यान से देखो तो ये कैसे निकलेगा, सीमेंट की कॉस्ट ऐसे निकलेगी, सीमेंट की हमें टोटल कॉस्ट कितनी दे दी, 90,000 दे दी है। अब ये 90,000 में से कितना सीमेंट बिल्डिंग 1 में लगा, कितना बिल्डिंग 2 में लगा, कहीं पे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो, जिस बिल्डिंग का स्क्वायर फीट ज्यादा, वहां पे मटेरियल भी ज्यादा यूज होगा, और जिस बिल्डिंग का स्क्वायर फीट कम होगा, वहां पे ऑब्वियस सी बात है मटेरियल भी कम यूज होगा। इसका मतलब ये जो सीमेंट है, जो बिल्डिंग 10,000 स्क्वायर फीट की है, वहां ज्यादा सीमेंट लगा होगा। अब क्योंकि वहां सीमेंट ज्यादा लगा होगा, तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग 1 में सीमेंट की कॉस्ट भी ज्यादा ही होगी। अब बिल्डिंग 2 में कम लगा है सीमेंट, तो वहां पे बिल्डिंग की कॉस्ट भी क्या आ जाएगी, कम। तो इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे जो सीमेंट है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा इन बिल्डिंग के स्क्वायर फीट के। और आप इन बिल्डिंग का स्क्वायर फीट देखोगे तो देखो, ये 5,000 स्क्वायर फीट है, ये 10,000 स्क्वायर फीट है, डबल हो रहा है, यानी रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। तो मुझे बताओ, ये इनडायरेक्ट मटेरियल जो सीमेंट है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये होगा आपका 2:1 में। किसी को 2:1 में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मेरे को यहाँ पे डाउट है, ठीक है। तो देखो 2:1 में इस सीमेंट की कॉस्ट बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो देखो टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 90,000। तो अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 60,000 यहाँ आ जाएगी और 30,000 यहाँ जाएगी। इसका मतलब पूरी बिल्डिंग को बनाने में टोटल कॉस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी बिल्डिंग को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, तो आप ध्यान से देखो, बिल्डिंग 1 की कॉस्ट आ रही है 5,60,000 और बिल्डिंग 2 को बनाने में लग रहे हैं 6,30,000। तो ये आ गई है हमारी बिल्डिंग की रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी बिल्डिंग को बनाने की इतने रुपीस का क्या लगेगा, रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज होगा। एक बार मुझे बता दो भाई, किसी को यहाँ पे डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद हम जो अपना अगला टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे, क्या खाली रॉ मटेरियल अगर हम खरीद लें, ये तो इस मटेरियल कॉस्ट ने तो हमको ये बताया कि अगर आपको बिल्डिंग बनानी है ना, अभी बिल्डिंग बनी नहीं, बिल्डिंग बनानी है, तो इतने इतने रुपए का आपको बिल्डिंग 1 और 2 में क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो क्या खाली रॉ मटेरियल खरीदने से बिल्डिंग बन जाएगी, नहीं। बिल्डिंग को बनाते कौन है, लेबर्स। तो यानी कि एक बिल्डिंग को बनाने में जो अगली कॉस्ट हमारी अराइज होने वाली है, वो कौन सी होने वाली है, लेबर कॉस्ट। तो बस अब अगला नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे, लेबर कॉस्ट, सही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेबर कॉस्ट। अब देखिए लेबर कॉस्ट क्या होता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जब रॉ मटेरियल हम परचेज कर लेते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो वहां पर एक कॉस्ट और अराइज होती है, वो किसकी, लेबर की। लेबर माने आप क्या समझते हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट में, लेबर मतलब क्या होता होगा। लेबर का मतलब होता है, ऑल्दो इसका जनरल मीनिंग तो मजदूर है, मजदूरों की कॉस्ट,
लेकिन लेबर का जो इसके मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर का मतलब होना चाहिए ऐसी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। लेबर्स क्या होते हैं? पर्सन्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने फिजिकल और मेंटल एफर्ट से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। ये ठीक है। लेबर कॉस्ट यहाँ पे जैसे मटेरियल हमारी दो तरह की थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर कॉस्ट भी हमारी क्या होती है, दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखो क्या लिखा है, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट के थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। मटेरियल जो हम पढ़ चुके हैं, लेबर जो भी हम पढ़ रहे हैं, और एक आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की ये तीन कॉस्ट हमारी अराइज होती है। ऑफ दीज थ्री, लेबर हैज अ वाइटल प्लेस बिकॉज द लेबर बीइंग अ लिविंग फैक्टर कैन नॉट बी हैंडल्ड आर्बिट्रेटली बाय द मैनेजमेंट। कहने का मतलब कि जो लेबर कॉस्ट होती है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बताओ क्यों, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है, लेबर अगर किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अगर एफिशिएंट होगी, एफिशिएंट का मतलब कि एफिशिएंट का मतलब है कि अगर वो उनकी एफिशिएंसी अच्छी होगी तो वो क्या करेंगे, वो आपका फायदा करवाएंगे। कैसे फायदा? पहला, पहले तो आपका रॉ मटेरियल ज्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो भी प्रोडक्ट बनता होगा, अगर वो एफिशिएंट वर्कर होंगे तो रॉ मटेरियल वेस्टेज नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आपके सारे प्रोडक्ट्स को टाइमली और बिल्कुल एक्यूरेटली बना के देंगे। इसका मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में लेबर्स एफिशिएंट होती है, वहां क्या होता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम आती है। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर एफिशिएंट नहीं होती, वहां रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? दो चीजें होंगी। एक, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि लेबर क्या करते हैं, वेस्टेज ज्यादा करेंगे, तो वो इनएफिशिएंट वर्कर हो जाएंगे। अगर वेस्टेज ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, बना कम रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन में लेबर टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना रहे, मतलब टाइम पे प्रोडक्ट बनाने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं बनाने में, तो इससे क्या होगा, जब आप ज्यादा समय लोगे बनाने में तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि लेबर बोलेगा कि मैं तो, लेबर को तो नहीं पता कि वो इनएफिशिएंट है। लेबर क्या बोलेगा आपको, लेबर बोलेगा कि जो प्रोडक्ट, एग्जांपल के लिए, अगर कोई प्रोडक्ट 1 घंटे में बन सकता है तो हमें लेबर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1 घंटे के। आपका लेबर इनएफिशिएंट है, वो उसी प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे ले रहा, तो लेबर क्या बोलेगा, लेबर बोलेगा कि साहब मैंने तो 2 घंटे काम किया, तो मैं पैसे भी, वेजेस भी 2 घंटे के लूंगा। अब आप अगर उसको बोलोगे कि देखो भाई आप इनएफिशिएंट वर्कर हो, वो बोलेगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने तो 2 घंटे आपकी फैक्ट्री में काम किया है, तो मैं पैसे भी 2 घंटे के लूंगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इन लेबर की इनएफिशिएंसी की वजह से लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। जब लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। जब आपका प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो चांसेस है कस्टमर आपका प्रोडक्ट ना खरीदे। इसका मतलब लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। अब लेबर जो कॉस्ट होती है ये भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उससे पहले, स्पीकिंग ट्रूली द एफिशिएंट us of the others factor of production depend upon the efficiency of labor. Labor cost is the cost of remuneration paid to the employee to the organization। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट इसमें है कि लेबर कॉस्ट हमारे पास दो तरह की होती है। एक होते हैं हमारे पास डायरेक्ट लेबर, एक होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर। जैसे हमने मटेरियल कॉस्ट में दो तरह की पड़ी थी, यहाँ पे भी हमारे पास दो। अब डायरेक्ट लेबर कौन से होते हैं, ऐसे लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि ये वो लेबर हैं जो आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस को डायरेक्टली करते हैं, यानी ये आपके प्रोडक्शन में डायरेक्टली इंगेज रहते हैं, यानी इन्हीं की वजह से प्रोडक्शन आपका हो रहा है। तो देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट लेबर इज अ लेबर
which can be directly identified with individual cost center। कॉस्ट सेंटर को यहाँ पे अंडरलाइन करके और उसमें लिखोगे कॉस्ट सेंटर क्या होती है। कॉस्ट कॉस्ट सेंटर में आप लिखोगे कि कॉस्ट सेंटर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी कॉस्ट आती है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट सेंटर में लिखो एनीथिंग विच कॉस्ट यू एनीथिंग विच कॉस्ट यू वांट टू कैलकुलेट, यानी कि वो हर चीज जो आपको कॉस्ट दे रही है ना, उसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि हर प्रोसेस में, प्रोडक्शन के हर प्रोसेस में जितनी जितनी कॉस्ट आ रही है उसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। ये ठीक है। तो लेबर कॉस्ट हम पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला लेबर कॉस्ट दो तरह की होती है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर क्या होती है, यानी ऐसी कॉस्ट लेबर की जिसको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हो अपने प्रोडक्शन में कि ये लेबर की जो कॉस्ट है कहाँ से अराइज हो रही है, मतलब ये लेबर पर्टिकुलरली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अगर तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है तो वो लेबर कॉस्ट कैसी हो जाएगी, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, ये वो लेबर कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन को डायरेक्टली तो नहीं करती, लेकिन प्रोडक्शन में आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, यानी कि ये वो लेबर्स होते हैं जो प्रोडक्शन में आपको हेल्प करते हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या केस है, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल लिखो, मैं आपको एग्जाम्पल इसका बताता हूँ कि हम इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, वही एग्जांपल लेते हैं कंस्ट्रक्शन साइट का ही। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट है हमारे पास। तो इस कंस्ट्रक्शन साइट में हम इस कंस्ट्रक्शन साइट में वही हमारी दो बिल्डिंग्स बन रही है, बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2। और बिल्डिंग 1 जो है वो हमने पिछले केस में देखा था, इस बार भी लिखते हैं उसको कि यहाँ पर बिल्डिंग 1 बन रही है और यहाँ पे बन रही है बिल्डिंग 2। ये ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अच्छा बिल्डिंग 1 जो है इसमें लिखते हैं हम आगे एम्प्लॉयड, जो बिल्डिंग 1 है इसमें एम्प्लॉयड एक्स ग्रेड वर्कर्स, एम्प्लॉयड एक्स ग्रेड वर्कर्स, एक्स ग्रेड वर्कर्स। और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, ये भी लिख लेते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे 10। बिल्डिंग सेकंड में यहाँ पे लिखो एम्प्लॉयड वाई ग्रेड के वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वाई ग्रेड वर्कर्स। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं आपके, मान लेते हैं 5। ठीक है। अच्छा, इन दोनों वर्कर्स के लिए हमने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, जो दोनों के ऊपर क्या है, नजर बना के रखा हुआ है कि काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों के लिए हमने एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर रखा है, सुपरवाइजर अपॉइंटेड, सुपरवाइजर अपॉइंटेड फॉर द supervision, supervisor appointed for the supervision of both the category of workers। ये ठीक है। केस समझ में आया आपको, केस क्या है, बिल्डिंग 1 बन रही है, बिल्डिंग 2 बन रही है। बिल्डिंग 1 में एक्स ग्रेड के वर्कर्स रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, 10। बिल्डिंग 2 में वाई ग्रेड के वर्कर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, 5। और इन दोनों वर्कर्स के लिए हमने सुपरवाइजर रखे हुए हैं जो कि क्या करेंगे, सुपरविजन करेंगे इन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स की, जो भी ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर अब देखते हैं कि कॉस्ट कैसे आ रही है। तो वेजेस देखते हैं यहाँ पे। अब भाई इनको वेजेस पे होते हैं, वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें पॉइंट्स लिखो आप, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखो कौन कौन से वेजेस पे होते हैं। तो जो एक्स ग्रेड के वर्कर्स है ना, जो एक्स ग्रेड के वर्कर्स हैं, इनको जो वेजेस पे किए जा रहे हैं, एक्स ग्रेड के वर्कर्स हैं, इनको वेजेस पे किए जा रहे हैं ₹50,000। ये ठीक है।
अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, वाई ग्रेड के वर्कर्स हैं। वाई ग्रेड के जो वर्कर्स हैं इनको पे करे जा रहे हैं ₹60,000। ये टोटल वेजेस हमने पे कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, जो सुपरविजन है, सुपरवाइजर ने सुपरविजन किया होगा, तो सुपरविजन की जो कॉस्ट आई है वो आई है ₹90,000। ये ठीक है, 90,000। कैलकुलेट, आप लिखें इसके नीचे, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट incurred in building 1 and 2, इन बिल्डिंग 1 एंड 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो बस फिर से क्या करते हैं, यहीं पे बनाता हूँ मैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। बस अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाओ आप एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले लिखो आप यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख लो डायरेक्टली, कोई उससे फर्क नहीं है। अच्छा, बिल्डिंग कितनी है हमारे पास, एक है बिल्डिंग 1, एक है बिल्डिंग 1, और एक है हमारे पास बिल्डिंग 2। ये ठीक है, बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2। अच्छा, बिल्डिंग 1 में सबसे पहले हमारे क्या राइज होगी, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर आप ध्यान से देखो, बिल्डिंग 1 में जो डायरेक्ट लेबर है, बिल्डिंग 1 में डायरेक्ट लेबर है वो कौन से थे, आपने देखा होगा बिल्डिंग 1 में, ये देखो एक्स ग्रेड के वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम कर रहे थे, 10। तो एक्स ग्रेड के वर्कर्स को आपने पेमेंट कितनी करी थी, आपने लिखा था पिछले पॉइंट में 50,000, तो बस यहाँ पे लिखो 50,000। और वाई ग्रेड के लेबर्स को देखना, वाई ग्रेड के लेबर्स को पेमेंट, वाई ग्रेड से कितने वर्कर्स है, 5, तो वाई ग्रेड के लेबर्स को पेमेंट कितनी हो रही है, 60,000। तो यहाँ पे लिखो आप 60,000, ये ठीक है। इसके बाद क्या जोड़ेंगे हम इसमें, इनडायरेक्ट लेबर। अब बताओ यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर कौन है। इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, ऐसी लेबर कॉस्ट जो क्या कर रही है, डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। अब इस एग्जांपल में ध्यान से देखो, ये जो सुपरवाइजर है क्या ये डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं, डायरेक्टली प्रोडक्शन तो कौन कर रहे हैं, यानी बिल्डिंग कौन बना रहे हैं, एक्स ग्रेड के एम्प्लॉय और वाई ग्रेड के एम्प्लॉय। क्या इस एक्स ग्रेड के एम्प्लॉय और वाई ग्रेड के एम्प्लॉय को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बिल्डिंग 1 में डायरेक्ट लेबर कौन है, तो आप क्या कहोगे, एक्स ग्रेड। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि बिल्डिंग 1 कौन बना रहे हैं, एक्स ग्रेड के एम्प्लॉय बना रहे हैं। बिल्डिंग 2 कौन बना रहे हैं, वाई ग्रेड के वर्कर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वाई ग्रेड के वर्कर्स क्या ये डायरेक्ट हैं, बोलेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि हम इन्हें डायरेक्टली फाइंड कर पा रहे हैं। सुपरवाइजर का काम क्या है, सुपरवाइजर का काम है जो एक्स ग्रेड के वर्कर हैं और वाई ग्रेड के वर्कर्स हैं, इनको सुपरवाइज करना, इनको नजर बना के रखना कि क्या ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सुपरवाइजर का काम क्या डायरेक्टली बिल्डिंग 1 में है, आप बोलोगे नहीं। क्या डायरेक्टली बिल्डिंग 2 के मैन्युफैक्चर उसमें प्रोडक्शन में है, नहीं। वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है दोनों बिल्डिंग को प्रोडक्शन करने में। हेल्प कैसे कर रहा है, कि वो जो वहां डायरेक्टली वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर, उनके वर्क के ऊपर सुपरविजन कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि वर्कर्स की एफिशिएंसी, इन एफिशिएंसी का पता लग रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो सुपरवाइजर है वो कैसा है, इनडायरेक्ट लेबर है, यानी वो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्ट हेल्प कर रहा है। तो इसकी कॉस्ट, सुपरवाइजर की कॉस्ट है। अब बिल्डिंग सुपरवाइजर ने बिल्डिंग 1 को भी सुपरविजन किया, बिल्डिंग 2 के वर्कर को भी सुपरविजन किया, दोनों से मिला के उसने 90,000 रुपए लिए। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि 90,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या सारे के सारे जो 90,000 है वो बिल्डिंग 1 की कॉस्ट मान लें, नहीं। क्यों, अगर सारे के सारे बिल्डिंग 1 को मान लोगे तो बिल्डिंग 2 को भी तो देखा उसने, तो कुछ पैसा बिल्डिंग 2 में भी होगा, कैसे होगा। सुपरवाइजर, आप मुझे बताओ कैसे पैसे लेते हैं, सुपरवाइजर का काम क्या होता है, वर्करों को सुपरविजन करना, यानी उसने जहां जितने ज्यादा वर्करों को सुपरविजन किया है वहां हमें उसे उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वहां उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, काम होगा। जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे कम वर्कर होंगे वहां सुपरवाइजर का काम भी कम। तो क्योंकि वहां काम भी कम है तो वहां उसको पैसे भी कम देने पड़ेंगे। अब उसको अगर हमें कम पैसे देने पड़ेंगे तो हमारी कॉस्ट भी क्या आ जाएगी, कम।
ध्यान से देखो, बिल्डिंग 1 की कंस्ट्रक्शन में 10 मजदूर काम कर रहे हैं, वर्कर, और बिल्डिंग 2 में 5 वर्कर। इसका मतलब सुपरवाइजर की जो कॉस्ट होगी वो 10:5 के रेशियो में डिवाइड होगी, यानी मैं 2:1 के रेशियो में बांट दूंगा। किसी को डाउट है इसमें कि सुपरवाइजर की कॉस्ट यानी इनडायरेक्ट लेबर में क्या आने वाला है? सुपरविजन। और सुपरविजन किस रेशियो में आएगा? 2:1। 2:1 कैसे आया? जिस ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादा वर्कर, वहां कॉस्ट भी ज्यादा, जहां वर्कर कम वहां कॉस्ट भी कम, यानी 2:1 में करेंगे तो फिर से इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 60,000 एंड 30,000। तो यहां से अगर हमें टोटल लेबर कॉस्ट निकालनी हो, टोटल लेबर कॉस्ट निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी? टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी इसकी 1,10,000 बिल्डिंग 1, और ये हो जाएगा 90,000 बिल्डिंग 2। इसका मतलब कि बिल्डिंग 1 को बनाने में हमें लेबर 1,10,000 इनकर्ड होगी, और बिल्डिंग 2 को बनाने में 90,000। एक बार मुझे यहाँ बता दो, ये मटेरियल और लेबर कॉस्ट में अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। आपके पास एक ही साधन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में पूछिएगा, आप कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको क्या करूंगा? रिप्लाई। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। तो अगली जो हमारे पास आने वाली है वो होते हैं एक्सपेंस। अब मटेरियल खरीद लिया, लेबर से काम शुरू करा दिया, लेकिन क्या मटेरियल और लेबर से हो जाएगा? नहीं। अब कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो मटेरियल और लेबर के साथ साथ और अराइज होते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे। क्या होते हैं? उनको बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो आफ्टर मटेरियल एंड लेबर द थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज एक्सपेंसेस। अंडर प्रोडक्शन प्रोसेस बिसाइड्स मटेरियल एंड लेबर, एक्सपेंसेस आर डन एसेंशियली। ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमें करने ही पड़ते हैं, यानी जिनके बिना हमारा प्रोडक्शन फर्दर नहीं हो पाएगा। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी आगे देखते हैं। पहले आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज कर लो और सारी थ्योरी को यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, एक्सपेंसेस जैसे मटेरियल और लेबर के बारे में हमने पढ़ा, ऐसे ही हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो बस यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और नोट करते हैं एक किनारे से। अब देखो, एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस का नेचर भी, यानी ऐसे खर्चे जिनको आप करोगे तो प्रोडक्शन आगे बढ़ता है, नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेगा। यानी कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन करोगे तब ही अराइज होते हैं, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो नहीं अराइज होंगे। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और दूसरी चीज, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। मतलब ये वो एक्सपेंसेस कि जिनका प्रोडक्शन से सीधा सीधा कनेक्शन होता है। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। मतलब जितना प्रोडक्शन होगा तो ये अराइज होंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये अराइज नहीं होंगे। कहने का मतलब ये डायरेक्टली क्या करते हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उससे समझेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपना अगले एक्सपेंसेस की तरफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा हमारे प्रोडक्शन में यूज होते हैं। मतलब ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करते, लेकिन ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अभी ये सब आगे डिटेल में हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अब ये क्या होते हैं, क्यों अराइज होते हैं, ये सब हम वहां पढ़ेंगे। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में अराइज नहीं होते। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक डिफरेंस ये है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो हमारे प्राइम कॉस्ट में ऐड होते हैं। क्यों होते हैं ये, जब हम मैं अभी प्राइम आगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कॉस्ट शीट को बिल्कुल डिटेल में आपको मैं कॉस्ट शीट ऐसे बढ़ाने वाला हूँ कि आपको कॉस्ट शीट बिल्कुल भी रटनी नहीं पड़ेगी। और मैं आपको इवन ये तक बताने वाला हूँ कि कोई भी चीज कॉस्ट शीट में ऐड क्यों होती है और माइनस क्यों करते हैं कॉस्ट शीट में, क्या कॉस्ट शीट क्यों ऐसे बनती है, ये सब हम अपनी जब कॉस्ट शीट का फॉर्मेशन देखेंगे तब डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल क्या है, आप इतना समझ लिए कि प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड होते हैं। अब क्यों होते हैं और ये प्राइम कॉस्ट में क्यों ऐड होती है, ये दोनों जो रीजन होंगे इसके जब हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेशन करेंगे। ये है हमारी कॉस्ट शीट। तो जब इसको फॉर्मेशन करेंगे हम, इसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा।
तो वहाँ इसका हम डिस्कशन करेंगे। आज क्या करते हैं, हम लेक्चर को अपना यहीं तक रख रहे हैं। इसमें मैंने मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस की तीनों कॉस्ट डिस्कस करी है। अगर इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारा, उससे जो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉस्ट शीट का, कि कैसे कॉस्ट शीट फॉर्म करी जाती है। तब तक आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।